हेलो दोस्तों, तो आज इस लेक्चर में हम परासरण दाब की बात करेंगे और इस लेक्चर के 3 अणुसंख्य गुणधर्म हमने कंप्लीट कर दिए हैं। पहला अणुसंख्य गुणधर्म था हमारा सापेक्षिक वाष्प दाब में अवनमन, दूसरा हमारा था क्या था क्वथनांक में उन्नयन और थर्ड नंबर का था हमारा हिमांक में अवनमन। और आज हम चौथे अणुसंख्य गुणधर्म की बात करेंगे जिसका नाम है परासरण दाब। चैप्टर चल रहा था हमारा फर्स्ट विलियन। मेरा नाम है नीलेश और अणुसंख्य गुणधर्म के बारे में आपको बता दूं, अणुसंख्य गुणधर्म होता है कि विलयन का ऐसा गुणधर्म जिसके अंदर विलयन के गुणधर्म केवल विलयन के गुण केवल विलयन की प्रॉपर्टीज केवल और केवल विलेय की कणों की संख्या पर क्या करता है, निर्भर करता है। विलेय के कणों की संख्या पर क्या करता है, निर्भर करता है। भाई ऐसा नहीं है कि जैसे हमने ग्लूकोज डाला तो दाब कम या ज्यादा हुआ और चीनी डाला तो अलग से दाब कम या ज्यादा हुआ। मतलब उनकी प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। ग्लूकोज और चीनी क्या आप ले रहे, यूरिया क्या आप ले रहे हो, उनसे कोई लेना देना नहीं है। आप कितने मोल उस विलयन में घोल रहे हो या कितने मोल, विलय के मोलों की संख्या कितनी घुली हुई है, वह विलयन के गुणधर्म पे क्या करता है, निर्भर करता है। विलय के मोलों की संख्या या कणों की संख्या विलयन के गुणों पर क्या करती है, निर्भर करती है, ना कि उसकी प्रकृति पर निर्भर करती है, जिसका नाम हमने दिया था अणुसंख्य गुणधर्म, जिसको मैंने बेस्ट ऑफ बेस्ट एक्सप्लेन कर दिया था अच्छे से हमारे अणुसंख्य गुणधर्म के टॉपिक के अंदर। आज हमारा चौथा अणुसंख्य गुणधर्म चलेगा जिसका नाम है परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर। और इसको समझने से पहले हम आपको समझाएंगे भाई परासरण के बारे में। क्लियर है? तो आपकी कॉपी पेन निकाल लीजिए और इधर उधर की बातें छोड़ दीजिए और इधर उधर बहराना बंद कर दीजिए। फोर्थ है हमारा ऑस्मोसिस। यहां वहां की बातें भाई खत्म कर दो और नोट्स ले लो, फर्स्ट क्लास कॉपी ले लो और बैठ जाओ चुपचाप आराम से शांति से लेक्चर लेने के लिए। हम पढ़ाते हैं परासरण। देखो भाई, अब हम बात करते हैं परासरण का मतलब क्या है। फिर इसमें आपको एग्जांपल भी समझाऊंगा, सब कुछ समझा देंगे भाई, क्लियर कर देंगे, डेरिवेशन वगैरह क्लियर कर देंगे, न्यूमेरिकल भी करा देंगे। चलो भाई, हम एक लेते हैं पात्र। एक हमने क्या लिया, पात्र। थोड़ा जल्दी से समझाते हैं, ज्यादा लेक्चर को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे अपन। क्लियर है? एक पात्र लेते हैं और एक पात्र के अंदर हम लगाते हैं एक अर्धपारगम्य झिल्ली। पात्र में हम क्या लगाते हैं, एक अर्धपारगम्य झिल्ली। क्या लगाते हैं, एक अर्ध, ध्यान से सुनते रहना, अर्धपारगम्य झिल्ली। अब ये झिल्ली बनती किसकी है मैं बता दूं आपको। कोई भी जंतु, कोई भी पादप की एक भित्ति होती है, जो छोटे 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 क्षेत्र, जैसे छलनी होती है, छलनी चाय छालने के लिए, तो चाय के कण ऊपर रह जाते हैं विलेय और विलायक नीचे आ जाता है, दूध वगैरह आ जाता है ना, ऐसे ही। तो अर्धपारगम्य झिल्ली लेते हैं। कोई भी जंतु की चर्म पत्र होता है, चमड़ी का, पादप की जंतु सेलोफेन होता है। ये बनी किसकी होती है वो भी लिखवा देंगे। सेलोफेन की बनी होती है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड की बनी होती है, सेलुलोज वगैरह की बनी होती है ना। और सेलोफेन वगैरह मतलब दोनों प्राकृतिक भी होती है और रासायनिक भी होती है, दोनों तरफ से भाई, कृत्रिम भी होती है और प्राकृतिक रूप से बनी हुई होती है। मैक्सिमम इसको किसी जंतु की भित्ति में ही काम में ज्यादा लेते हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली। और अब हम क्या करते हैं, एक तरफ हम इसके अंदर एक तरफ हम ग्लूकोज का विलयन या चीनी का विलयन भर लेते हैं, जो आपकी इच्छा, जैसा आपको पसंद है। चीनी पसंद है तो चीनी वाला विलयन भर लो और ग्लूकोज पसंद है तो आप ग्लूकोज वाला भर लो, जैसी आपकी बात है। हम तो बोर्ड पे भरेंगे जो भरेंगे, ठीक है। जो तो मोटे मोटे कण है ये विलेय के कण है और मैंने आपकी जो पसंद है मैं बोल देता हूं इनको ग्लूकोज, सही है। और ये जो छोटे छोटे कण है, छोटे 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 छोटे, ये जल है। अब आपको पता है जल कौन होता है, विलायक। बताओ, विलायक है, थोड़ा कमी तो है। अरे कमी है ना भाई, अरे विलेय तो कम होता है मुझे पता है, बट इसके अंदर इस विलयन में विलायक, मैं पूरा लिख देता हूं, विलायक विलयन में कम है। विलेय क्या है, विलेय घुला हुआ है, कौन है, ग्लूकोज। और ये विलयन की सांद्रता क्या है, अधिक है भाई। विलयन तो अधिक सांद्र है, विलयन की सांद्रता क्या है, अधिक है। विलयन ज्यादा सांद्र है, बट विलायक की सांद्रता, केवल विलायक की सांद्रता क्या है, कम। बात ध्यान रखना, विलायक की सांद्रता मैं और लिख देता हूं, सांद्रता
कम है। अरे भाई मान के चलो, अभी अभी समझ में आएगा। देखो मैं यहां केवल और केवल पानी भरूं, केवल और केवल क्या भरूं मैं यहां पे, पानी, केवल और केवल मैंने यहां भरा पानी, जल। अब बताओ यहां केवल कौन है, जल। जल मतलब विलायक। तो विलायक ज्यादा है तो विलायक की सांद्रता क्या है यार, सांद्रता क्या है, ये सांद्रता भी तो क्या है, अधिक है। विलायक की सांद्रता क्या है, अधिक है। विलायक की सांद्रता क्या है, केवल विलायक की सांद्रता क्या है, अधिक है। मान लो इसको मैं विलियन मान लूं, कुछ मिला हुआ नहीं है, मान लो इसको मैं विलियन मान लूं, तो यहाँ विलियन की सांद्रता क्या है, कम है। यहाँ विलियन की सांद्रता क्या है, ज्यादा है। बात को समझना अच्छे से, यहाँ गाढ़ा विलियन है भाई, दोनों मिलाकर के विलियन बनता है ना। यहाँ गाढ़ा विलियन है, सांद्रता ज्यादा है, गाढ़ापन ज्यादा है, क्योंकि ग्लूकोज मिला हुआ है। बट अगर पूछें, अगर देखें, अगर प्रैक्टिकली हम सोचते हैं तो यहाँ जल तो कम है ना यार, इसकी अपेक्षा इसमें जल क्या है, कम है। अरे यार इसको मैं अगर ए नाम दूं और इसको मैं बी नाम दूं, तो बताओ यार ए की मात्रा मतलब ए क्या है, अधिक सांद्र, अधिक सांद्र। और किसके लिए सांद्र है, विलायक के लिए। भाई विलायक ए में क्या है, ज्यादा, और विलायक बी में क्या है, विलायक कम है कि नहीं है यार, नजर आ रहा है भाई। एक में तो केवल ही केवल पानी भरा पड़ा है, एक में विलेय भी और विलायक भी है, तो विलायक तो कम पड़ गया ना, जनरल सी बात है। अब होगा क्या, अब तुम सोचो कि ये जो झिल्ली है, इस झिल्ली का काम क्या है, विलयनों का आदान प्रदान कर, विलयन के कणों का आदान प्रदान करना। अब आप एक बात जानते हो, एक बात आप अच्छे से समझते हो, पहले भी बता चुके, जो विलेय के कण होते हैं वो बड़े होते हैं साइज में। विलेय के जो कण होते हैं वो साइज में क्या होते हैं, बड़े। विलेय के कण बड़े आकार, विलेय के कण क्या होते हैं, बड़े आकार के। और विलायक के जो कण हैं, जो जल के कण हैं, वो क्या होंगे, छोटे छोटे। और इस झिल्ली के अंदर क्या है, छोटे, पूरी बात लिख रहा हूं, छोटे क्या हैं, छिद्र हैं। इस झिल्ली में क्या है, छोटे छोटे छिद्र हैं। अब बताओ क्या ये झिल्ली विलायक के, सॉरी, क्या ये झिल्ली विलेय के कणों को जाने देगी? अरे यार एक बात बताओ, अगर हम चाय को छानते हैं छलनी से, तो क्या चाय के कण आ जाते हैं क्या? चाय विलेय, उसमें दूध विलायक, तो केवल दूध ही तो आता है, मतलब निकल के चाय आएगी, लेकिन चाय के कण तो ऊपर रह जाएंगे ना। तो उस झिल्ली मतलब जो छलनी है वो किसका काम कर रही है, अर्धपारगम्य झिल्ली का, सही है। तो वो केवल और केवल विलायक के अणुओं को ही आने जाने देगी। तो मैं लिख देता हूं यहां, जो अर्धपारगम्य झिल्ली केवल विलायक के अणुओं को जाने या आने देती है, जैसे आपकी इच्छा, आने देती है, क्योंकि विलायक के कण छोटे छोटे होते हैं, और विलेय के कण बड़े आकार के होते हैं। चलो भाई ये बातें आपने लिख ली, मैं बोलूं जब लिख भी लिया करो, क्लियर है। और अगर आपको राइटिंग समझ में नहीं आती है तो क्लियर है। हाँ भाई देखो बात करते हैं हम, तो होगा क्या थोड़ी देर बाद में, होगा क्या भाई, बाद में ये होगा, इधर गाढ़ापन है इधर पतलापन है। तो यार बताओ ये पतला पानी इसके अंदर जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा ना यार, कॉमन सी बात है भाई, यहाँ गाढ़ा है यहाँ पतला है। तो ये क्या चाहेगा, पूरा पात्र ये चाहेगा कि मैं पूरा सेम हो जाऊं, समान हो जाऊं। पूरा पात्र क्या चाहेगा, समान हो जाऊं। अब पात्र के बीच में लगा क्या रखी है, केवल और केवल अर्धपारगम्य झिल्ली। पात्र के बीच में केवल लगा क्या रखी है, केवल और केवल अर्धपारगम्य झिल्ली लगा रखी है।
और उस झिल्ली का काम क्या है, केवल विलायक को जाने देना, क्योंकि इसमें छोटे छोटे छिद्र, विलय को जाने देगी नहीं। अब विलायक जाएगा तो मतलब केवल ए से पानी कहां जाएगा, बी की ओर। ए से पानी कहां जाएगा, बी की ओर। मतलब बात को समझो, ए के सांद्रता क्या है, ज्यादा, किसकी, विलायक की। बी में विलायक की सांद्रता क्या है, कम। अब सुनना ध्यान से बात को, आप पेपर पेन पे लिख सकते हो, कॉपी पे लिख सकते हो कि विलायक के अधिक सांद्र विलयन से कम सांद्र विलयन में अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा अभिगमन क्या कहलाता है, परासरण। वापिस सुन लो, विलायक के अणुओं का, विलायक के अणुओं का अधिक सांद्र विलयन से, क्योंकि केवल जल है, अधिक सांद्र विलयन से कम सांद्र विलयन की ओर अभिगमन क्या कहलाता है, परासरण। क्या कहलाता है, परासरण। विलायक के अधिक सांद्र, विलायक के अधिक सांद्र विलयन से कम सांद्र विलयन की ओर क्या, अभिगमन, किसके द्वारा, अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा क्या कहलाता है, परासरण दाब। बात, परिभाषा दो बनेगी यहां पे, विलायक का अधिक सांद्र विलयन। अब सुनो दूसरी परिभाषा, सुनो दूसरी परिभाषा, सुनो ध्यान से। ऐसा बोल सकता हूं, कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन की ओर, कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन की ओर अभिगमन, किसके द्वारा, अर्धपारगम्य झिल्ली का। कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर अभिगमन, किसके द्वारा, अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा, क्या कहलाएगा, परासरण। पहली परिभाषा क्या थी, अधिक सांद्र विलायक का, नाम आ रहा है विलायक का, क्योंकि यहां केवल विलायक है। अधिक सांद्र विलायक का कम सांद्र विलायक की ओर अभिगमन, किसके द्वारा, अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा। आ गई होगी बात आपके समझ में, पकड़ में, ठीक है। फटाफट इस चित्र को बना लो, आप ये बातें नोट कर लो, मैं परिभाषा लिखवा देता हूं। बना लो भाई, बना लो भाई, बना लिया, पोज करके बना लिया करो भाई, मैं मिटा रहा हूं, मिटा दूं। देखो भाई, आ जाओ, तो अब आ जाओ, परिभाषा पे लिख देता हूं मैं आपकी, क्लियर है। चलो भाई, ये फालतू बातें हटा देते हैं, यहां बना रहने दो, कोई बात नहीं। अब आ जाओ, मैं बोल रहा हूं या पहले नंबर पे अधिक सांद्र विलायक का कम सांद्र विलायक की और अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा अभिगमन क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। दूसरा कम सांद्र विलयन का, बात हो रही है विलयन का, अधिक सांद्र विलयन की और किसके द्वारा, अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा अभिगमन परासरण कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, परासरण। दोनों परिभाषा अलग अलग है, ध्यान रखना। यहां विलयन की बात हो रही है, यहां केवल विलायक की बात हो रही है। अधिक सांद्र विलायक का कम सांद्र विलायक की ओर अभिगमन। अरे विलायक तो विलयन में घुला हुआ है, बात तो एक ही है यार, विलायक भी तो विलयन में घुला हुआ है। इधर क्या है, विलायक ज्यादा है, विलायक ज्यादा है, इधर विलायक कम है तो सही, बट कम है। इसकी ए की अपेक्षा बी में विलायक कम है, ए में विलायक ज्यादा है, तो विलायक जा रहा है ज्यादा। अरे यार जनरल सी बात है यार, एक बात तो अपन ने मान लो इधर छलनी लगा दी, सुनो ठीक है, इधर एक छलनी लगा दी और इधर मैंने भर दिया क्या, इधर छलनी लगा दी, इधर भर दिया कोई भी गाढ़ी चीज भर दी, कोई भी गाढ़ापन भर दिया, इधर केवल पानी भरा। अब बताओ क्या गाढ़ा इधर आएगा क्या, जनरल सी बात है, पानी इधर चला जाएगा और दोनों तरफ लेवल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसके जो बड़े बड़े कण है वो यहीं रह जाएंगे, पानी वाले कण दोनों तरफ क्या हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे। कॉमन सी बात है। अरे अपन किशमिश को पानी में डालते हैं तो पानी में किशमिश क्या हो जाती है, फूल जाती है। अरे भाई किशमिश को पानी में डालते हैं तो पानी में किशमिश क्या हो जाती है, फूल जाती है। ऐसा थोड़ी है कि
ऐसा थोड़ी है कि किशमिश का पैटर्न, जो किशमिश का मटेरियल है वो पानी में बाहर आ जाता है। अरे किशमिश का मटेरियल पानी में बाहर थोड़ी आएगा, पानी का मटेरियल किशमिश के अंदर चला जाएगा, मतलब पानी किशमिश में भर जाएगा, किशमिश फूल जाएगी। तो यही तो परासरण है। क्लियर है? मैंने दोनों आपको परिभाषा लिखवा दी। इतना लंबा लेक्चर होने के बाद मैंने आपको केवल डेफिनेशन और इसकी प्रोसेस के बारे में समझा दिया। अब हम बात करेंगे परासरण दाब की, कि परासरण दाब क्या होगा। अब आप जनरल सी बात खुद सोचो, दाब की बात हो रही है भाई, यहां पे बात किसकी हो रही है? दाब की। मेरे हिसाब से लेक्चर हमारा 10 मिनट हो, बिल्कुल 15 मिनट में चला गया एक परिभाषा को लेकर के। क्लियर है? देखो भाई, अब बात करेंगे परासरण दाब। इसको हम पाई से प्रदर्शित करते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। अब देखो जनरल सी बात को ध्यान से सुनना। देखो पानी यहां से चला गया, पानी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता में चला गया। पानी की बात कर रहा हूं, विलायक। ऐसा समझो, विलयन इधर चला गया, पानी चला गया। कब तक जाएगा बताओ? एक साम्यावस्था तक जाएगा। यहां का पानी और यहां का पानी, बात को सुनना, यहां का जल और यहां का जल, ए का जल और बी का जल दोनों क्या हो जाए? साम्य में हो जाए, मतलब दोनों इक्वल हो जाए, दोनों की सांद्रता क्या हो जाए? बराबर। भाई यहां से विलय थोड़ी यहां आएंगे, विलय तो यहां से आने का चांस ही नहीं है, क्योंकि अर्धपारगम्य झिल्ली है, छोटे छोटे छिद्र है। जनरल सी बात है, यहां का पानी यहां आ गया, दोनों का लेवल क्या हो गया? बराबर। अब इधर का पानी, इधर का पानी, इधर का जल, इधर का जल, बी का जल, ए का जल, दोनों साम्य अवस्था में आ गए। अब बताओ, जब यहां दोनों तरफ पानी बराबर हो गया तो क्या पूरा पानी ए का जल बी में चला जाएगा? क्या नहीं जाएगा? अरे बराबर हो गया भाई, इक्विलिब्रियम में हो गई बात दोनों तरफ किस में हो गई? इक्विलिब्रियम में हो गई, साम्य अवस्था में आ गया पूरा पात्र किस में आ गया? साम्य अवस्था में आ गया भाई। इधर दोनों तरफ लेवल बराबर पानी का। तो अब क्या होगा कि बी ए की तरफ क्या लगाएगा? दाब लगाएगा। बी ए की तरफ क्या लगाएगा? दाब लगाएगा। मतलब बी परासरण, जो ये परासरण हो रहा है, इसमें क्या लग जाएगा? दाब लग जाएगा। कि नहीं, बस मेरा लेवल पूरा हो गया भाई, मेरा लेवल क्या हो गया? पूरा हो गया। ऐसा थोड़ी है कि किशमिश के अंदर जल भरता जाएगा और किशमिश ही फूट जाएगी। ऐसा थोड़ी है, किशमिश फूट करके फैल जाएगी, या किशमिश का मटेरियल बाहर निकल के पानी में फैल जाएगा। ऐसा थोड़ी होता है। एक बार जल गया, अब किशमिश का जल जो अंदर गया और बाहर का जल, दोनों क्या हो गया? लेवल में बराबर। दोनों में क्या आ गई? साम्यावस्था। दोनों की साम्यावस्था बराबर आ गई। तो अब किशमिश का जल बाहर वाले जल को अंदर नहीं आने देगा। मेरी बात को पकड़ लेना अच्छे से। किशमिश का जल बाहर वाले जल को अंदर नहीं आने देगा, एक दाब लगाएगा, एक प्रेशर लगाएगा, जिसका नाम दे दिया परासरण दाब, और इसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया पाई से। मेरे भाई अच्छे से समझ लेना इस बात को, कि जब ये प्रक्रिया साम्य में आ जाती है तो मैं लिख सकता हूं साम्य अवस्था पर। अब जनरल सी बात है कि विलयन का दाब, जब विलायक और अधिक अणुओं को, मैं ऐसा कह सकता हूं कि यहां विलयन का दाब विलायक के अणुओं को, भाई ये विलयन लगाएगा दाब, विलायक के अणुओं को आने से या अभिगमित होने से रोकता है। परासरण दाब कहलाता है। तो यार एक बात बताओ, एक्स्ट्रा प्रेशर लगा कि नहीं लगा? अरे भाई एक्स्ट्रा प्रेशर लगाया कि नहीं लगाया? तो मतलब मैं बोल सकता हूं विलयन का लगाया गया वह बाह्य अतिरिक्त दाब जो परासरण की क्रिया को क्या करता है? रोकता है। मैं ऐसा बोल सकता हूं ना कि भाई विलयन द्वारा लगाया गया बाह्य अतिरिक्त एक्स्ट्रा प्रेशर, अतिरिक्त दाब जो परासरण की क्रिया को रोकता
है क्या कहलाता है? परासरण दाब कहलाता है। मैंने आपको दोनों बातें बता दी कि क्या हुआ, दोनों परिभाषा बता दी मैंने, यहां भी आपको दो परिभाषा बता दी कि ये वाला विलयन, अब ये ए का विलयन बी में आ रहा है, बार बार आता जा रहा है, आता जा रहा है, आता जा रहा है, दोनों साम्यावस्था पे आ गए, दोनों में लेवल बराबर हो गया, दोनों की सांद्रता क्या हो गई? बराबर हो गई। तो अब बी ए को आने से क्या करेगा? रोकेगा। बस भाई मेरा काम पूरा हो गया, मैं बराबर हो गया आपके। अब मैं आपसे नहीं चाहता हूं कि मुझे आप जल दो, अब मुझे जल नहीं चाहिए, मैं बराबर हो गया, मैं साम्य में आ गया। मतलब दोनों का विलयन क्या हो गया? साम्य में आ गया। अब बी क्या लगा रहा है? दाब लगा रहा है। उस एक्स्ट्रा प्रेशर को नाम क्या दे दिया? परासरण दाब दे दिया नाम। तो आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। फटाफट इसको नोट डाउन करो। क्लियर है? क्लियर है? मिटा दूं? हाँ भाई, अब हम बात करते हैं इसके डेरिवेशन की कि इसमें क्या क्या हुआ। अब आप यार एक बात बताओ, जनरल सी बात है, बात हो रही है वही दाब की। बात किसकी हो रही है? वही दाब की। बात किसकी हो रही है? दाब की। अब दाब की बात हो रही है, आपको पता है विलेय जब किसी विलायक में मिलाते हैं तो दाब में क्या आ जाती है? कम। अब भाई इसमें कोई विलेय मिलाया होगा, क्या मिलाया? ग्लूकोज, क्या मिलाया? जल, तो इसके दाब में क्या आ गई यार? कम। दाब में क्या आ गई? कम। अब यहां दाब क्या हो गया? कम। क्या हो गया? कम। पहले ही ये दाब लगा रहा है, ये बेचारा ये लगा रहा है दाब, इसके ऊपर एक्स्ट्रा लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है, और इधर और कुछ मिला दिया आपने, वो दाब और हो गया क्या? कम। तो बताओ इस विलेय के कण की संख्या पर ये वाला दाब निर्भर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना यार। हम पढ़ते आ रहे हैं कि विलेय मिलाते हैं तो दाब में कमी आ जाती है। अब यहां इतना दाब तो चाहिए आपको, इतना दाब तो चाहिए कि एक्स्ट्रा पानी साम्यावस्था के बाद एक्स्ट्रा पानी वापस इस बी विलयन में नहीं आ पाए, नहीं आ पाए। बोलो प्रॉपर्टीज हुई कि नहीं हुई विलेय की? मतलब विलयन की, विलयन की प्रॉपर्टीज बन गई ना। जनरल सी बात है, अणुसंख्य गुणधर्म हो गया, इसीलिए तो इसका नाम क्या दिया? परासरण दाब को क्या बोला? अणुसंख्य गुणधर्म। क्योंकि हमको दोनों तरफ दाब क्या चाहिए? बराबर चाहिए। दोनों तरफ दाब बराबर चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, दोनों तरफ दाब बराबर है, मतलब दोनों तरफ विलयन क्या है? साम्यावस्था में बराबर है। दाब खत्म, बात खत्म। लेकिन हुआ क्या? जितना ज्यादा ये मिलाएंगे उतनी दाब में कमी आएगी, जितनी दाब में कमी आएगी इधर से विलयन आता जाएगा, क्योंकि दाब को क्या करना है? बराबर करना है, साम्यावस्था करना है। पानी का काम है बराबर करना, पानी जाएगा वहां, यहां जितना दाब कम होगा ये पानी फिर इधर चला जाएगा। दाब तो उच्च दाब से निम्न दाब, फिर यहां और मिलाओगे इधर से और आएगा। हमको करना क्या है? इस गुण को बदलना है, तो एक्स्ट्रा प्रेशर लगाना पड़ता है, एक्स्ट्रा प्रेशर लगाना पड़ता है। वो आगे बात करेंगे, वो भी उसको जिसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा प्रेशर, और ऊपर से कोई चीज लगा देंगे, पिस्टन लगा देंगे, यहां से कोई पिस्टन लगा देंगे, कोई ईंट रख देंगे, कुछ भी रख देंगे तो ये दबने लग जाएगा। यहां रखेंगे, यहां रखेंगे, जैसे भी है प्रतिलोम परासरण। भाई अपन इधर यहां लगाएंगे तो यहां के कणु इधर आने नहीं देंगे। बताता हूं थोड़ी देर बाद में, 2 मिनट रुको आप। क्लियर है? तो मैंने आपको समझा दिया परासरण दाब क्या एक अणुसंख्य गुणधर्म है। क्लियर है? अब हम इसके डेरिवेशन की बात कर लेते हैं। इतना ही बात करने के बाद मैं सोचता यही हूं कि अच्छे से समझा दूं, पहले बोल बोल करके, ताकि आपके दिमाग में प्रोसेस और कॉन्सेप्ट बैठ जाए दिमाग में अच्छे से कि भाई ये अणुसंख्य गुणधर्म क्यों है, वो भी मैंने आपको बता दिया। अब प्रयोग के अनुसार देखा गया, अब तो जनरल सी बात है, प्रयोग द्वारा देखा गया कि जो पाई है वो उस विलयन की मोलरता के क्या पाया गया? समानुपाती है। और जो पाई था उसके ताप के क्या पाया गया? समानुपाती। ताप आप लोगे हमेशा केल्विन में। किसमें लोगे भाई? ताप आप हमेशा लोगे केल्विन में। ऑलवेज ताप को किस में लेना है? केल्विन में लेना है। और जब जैसे ही हम पाई बराबर करते हैं तो यहाँ एक कांस्टेंट आ जाता है MRT, यहाँ कांस्टेंट आ जाता है R, यहाँ एक नियतांक आ जाता है R परासरण दाब नियतांक, या फिर विलयन का क्या माना गया? आप इसको R को क्या बोल सकते हो? विलयन का नियतांक बोल सकते हो। विलयन का क्या मान सकते हो? नियतांक मान सकते हो। अब आप जनरल सी बात है देख रहे हो, ये इक्वेशन पाई बराबर MRT, ये जो इक्वेशन है ये किसकी तरह लग रही है यार? ये इक्वेशन PV बराबर NRT से सिमिलर कर ली है। अब तो बस पिछली बातें हैं, आप बताओ PV बराबर आप जानते हो होता क्या है? NRT। अरे होगा कि नहीं होगा? PV बराबर क्या होता है? NRT। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ P बराबर N/VRT?
लिख सकते हैं ना अपन। तो P बराबर N अपॉन V क्या होता है, मोलों की संख्या। N क्या है, मोलों की संख्या, V क्या है, आयतन। मोलों की संख्या आयतन में घुली हुई है मतलब मोलरता, MRT। अब इधर देखो ये भी दाब है और इधर पाई भी क्या है, दाब। अगर P और पाई को मैं बराबर कर दूं, दोनों क्या है, दाब। ये गैस के लिए काम कर रहे हैं, ये विलियन के लिए काम कर रहे हैं। और अभी आपका जो विलियन है वो बिहेव किसकी तरह कर रहा है, गैस की तरह ही तो कर रहा है यार। उच्च दाब से निम्न दाब कर रहा है ना, गैस की तरह दोनों विलियन काम कर रहे हैं। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि भाई मैं लिख सकता हूं पाई बराबर MRT, इधर है ही तो P को पाई के बराबर लिख दिया। अरे बात तो सही है, P बराबर पाई लिख दिया ना, इसको मान लिया अपन ने, पाई बराबर MRT। और पाई को आप कैसे लिखते हो बताओ, N अपॉन VRT, ऐसे लिख सकते हैं। अरे M की वैल्यू हमने निकाल दी ना भाई, N अपॉन V, विलेय के मोलों की संख्या 1 लीटर विलियन में घुली हुई है। पाई बराबर N अपॉन VRT। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, पाई बराबर देखो वेट ऑफ बी, विलेय का भार, क्योंकि मोल निकाल रहे हैं, अपॉन MB, विलेय का अणुभार। ये क्या है, V ऊपर चला जाएगा, V इधर क्या है, R इंटू T। बोलो होगा कि नहीं होगा। अरे जनरल सी बात है, ये बन गया आपका पाई का फॉर्मूला। परासरण दाब का क्या बन गया, फॉर्मूला। अरे भाई मोल कैसे निकालते हैं यार, मोल विलेय का भार अपॉन विलेय का अणुभार, ऐसे ही तो निकालते हैं, WB अपॉन MB। इससे पिछले वाले लेक्चर में अच्छे से बता चुके इन चीजों को, छोटी छोटी बातों। तो WB अपॉन MB रख दिया, इधर V से गुणा कर दिया, R इंटू T। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। फटाफट इसको नोट डाउन करो भाई, फटाफट इसको नोट डाउन करो। ये बात हो गई हमारे WB इंटू R इंटू T, हाँ MB। क्लियर है। चलो भाई अब यहाँ पे मैं आपको बात बता देता हूँ। जो टेम्परेचर है आपका वो केल्विन में लेना है, ताप T बराबर, ताप ऑलवेज किस में लोगे, केल्विन में। R बराबर 0.0821 ATM लीटर केल्विन इनवर्स, ATM लीटर मोल पर केल्विन। क्लियर है, ये आपको लेना है प्रति केल्विन। एट ATM 1 ATM लीटर मोल प्रति केल्विन, ATM लीटर मोल प्रति केल्विन 0.0821 R को लेकर के चलना है। ताप आपका रहेगा, याद रख लो, 298 केल्विन, जिसको बोलते हो आप 25 डिग्री सेल्सियस। जनरल सी बात है, ये तो आप मैथमेटिक्स में तो इतना ज्यादा बड़ा है भाई। मैंने क्या बोला, प्रयोग के द्वारा इक्वेशन नंबर 1, पाई मोलरता के समानुपाती है और पाई ताप के समानुपाती है, दोनों को मैंने बराबर कर दिया। जैसे मैंने बराबर किया, पाई बराबर MRT आ गया, और पाई बराबर MRT किसके बराबर कर दिया, PV बराबर NRT के, PV बराबर NRT का। उधर से P क्या कर लिया, P बराबर N अपॉन VRT, N अपॉन V को क्या बोल दिया, मोलरता, और मोलरता के अकॉर्डिंग हमने यहां निकाल दिया N अपॉन VRT पाई। क्योंकि ये जो विलियन है आपका गैस की तरह क्या कर रहा है, व्यवहार कर रहा है। क्लियर है, इसलिए हमने आदर्श गैस समीकरण लगा दी। ये जनरल सी बात थी आपकी। और अब हम बात करेंगे इसके अंदर, अपन एक चीज और कर सकते हैं। देखो यहां से MB निकाल सकते हो आप, MB बराबर WB अपॉन, यहां पाई कर देता हूं, यहां गुणा R इंटू T। ये भी एक फॉर्मूला निकल करके आता है। तो भाई इन चीजों को आप लिख लीजिएगा, अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा। क्लियर है। और आपको नोट्स भी हैंड रिटन चाहिए तो अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो। यहां तक पहुंच गए तो कमेंट जरूर करके बताना भाई। तो ये है हमारा WB इंटू R इंटू T अपॉन पाई इंटू V, पाई इंटू V। यहां जो आप ATM है वो आपका जो एक ATM मैं लिख देता हूं, वैसे आता तो नहीं है, 1.05 इंटू 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। यही आपका 760 mmHg के बराबर होता है। यही आपका 760 टॉर के बराबर होता है। और यही 1 बार के बराबर होता है। ये यूनिट्स लिख लेना अगर आप लिखना चाहो तो, कि एक ATM का मतलब 1.05 इंटू 10⁵ पास्कल भी होता है। क्लियर है। अब हम एक न्यूमेरिकल लेते हैं। हाँ भाई नोट डाउन कर लेना, पूछ करके। हमारा लेक्चर 29 मिनट्स पे चला गया, ज़्यादा नहीं ले जाने देंगे। क्लियर है। चलो भाई अब हम एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं।
अब एक अच्छा सा न्यूमेरिकल ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझा देंगे। फिर उसके बाद में हम कुछ इसकी जो छोटी छोटी बातें रहेंगी उनको हम शॉर्ट्स के माध्यम से समझाएंगे। आप उनके शॉर्ट्स देख लेना, अगर हो सके तो इसमें भी करवा देंगे। क्लियर है। एक क्वेश्चन है हमारे पास, हाँ भाई, क्वेश्चन है हमारा 5% यूरिया विलयन का परासरण दाब निकालिए। वाओ, 0 डिग्री सेल्सियस पर 5% यूरिया विलयन का परासरण दाब कैलकुलेट कीजिए। अब पहली बात तो आप ये समझो, ये मैंने आपको सांद्रताओं के अंदर सांद्रता 1.1 और सांद्रता 2.1 ये दोनों लेक्चर अच्छे से करवा दिए, वहां जाके देखिए। विलयन की बात हो रही है, मतलब यहाँ यूरिया कितना ग्राम है, 5/100, सही है ना भाई, 5 ग्राम, सही है। विलयन कितना है, 100 ml, क्योंकि विलयन की बात हो रही है। 5% विलयन 5 ग्राम 100 ml में घुला हुआ है। क्लियर है। अगर इसको मैं लीटर में चेंज करूं, क्योंकि मोलरता की बात हो रही है, तो ये 0.1 के समथिंग आ जाएगा लीटर। ठीक है, भाग देना भाई 1000 ऐसे 2 3 1 से 1 गई, 1 से 1 गई, 0.1। ठीक है, 0.1 लीटर। चलो भाई, ठीक है। अब बचा 0 डिग्री सेल्सियस ताप को आप क्या करोगे, 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 केल्विन, सही है। क्लियर है। अब हम लगाते हैं पाई बराबर N/V इंटू R इंटू टी। इसको और खोले हम, पाई बराबर WB/MB गुणा V इंटू R इंटू टी। अरे यही तो था भाई, WB कितना दे रखा है, 5। यूरिया का कितना होता है बताओ, 60। 100.1 कर देता हूँ, 100 नहीं भाई, 0.1। R कितना है, 0.0821 और T कितना है, 273 केल्विन। आप आंसर कमेंट करोगे कैलकुलेशन के बाद, आप कैलकुलेशन के बाद आंसर कमेंट करोगे भाई। जरूर करना और जरूर करना। क्लियर है। आंसर कमेंट जरूर करना क्वेश्चन का। ये था पहले टाइप का क्वेश्चन। सेकंड टाइप का क्वेश्चन भी कर लेते हैं हम यहाँ से। अगर MB की वैल्यू पूछता है तो MB वाला भी क्वेश्चन करवा देता हूं मैं आपको। चलो ठीक है, फटाफट क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है जो आपका दे रखा है, मैं देख लेता हूं एक बार। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कि 150 डिग्री सेल्सियस पर, क्वेश्चन नंबर 2 है 150 डिग्री सेल्सियस पर विलेय कितना है, 5%। विलेय 150 डिग्री सेल्सियस पर विलेय के 5%, विलेय के 5% विलयन का परासरण दाब दे रखा है भाई 5.07 ATM है, वायुमंडल दाब है। विलेय का अणुभार पूछ रहा है, विलेय का अणुभार ज्ञात कीजिए। विलेय का अणुभार पूछ रहा है भाई। चलो, टेम्परेचर 150 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में बदलो, 0 डिग्री सेल्सियस प्लस 273, 0, अरे भाई डिग्री सेल्सियस प्लस 273 केल्विन में बदलने के लिए सूत्र है। क्लियर है, ठीक है। ये x मान लो इसको। अब x कौन है, 150 प्लस 273 कितना आया भाई, 3, 7 और 5 12 का 2, हासिल की 1 और 1 2 2 423 आ गया। क्या आ गया, टेम्परेचर। आ जाओ 5। यूरिया कितनी है, विलेय कितना है, 5 ग्राम। यूरिया है नहीं, सॉरी, विलेय कितना है, 5 ग्राम। ठीक है। विलयन कितना है, विलयन वही 100 ml, जिसको लीटर में बदल दूं 0.1 लीटर, 1000 का भाग लगा करके। अरे सही है ना भाई। और पाई भी दे रखा है, परासरण दाब कितना दे रखा है, 5.07। अरे सही तो है यार। अब क्या करें, हमको जानते हैं पाई बराबर क्या होता है, फॉर्मूला WB/MB गुणा V ऊपर R गुणा T, यही था फॉर्मूला। यहां से MB निकाल लो। क्या पूछ रहा है, MB। अरे भाई पूछ क्या रहा है, विलेय का अणुभार। पाई दे रखा है, विलेय का अणुभार पूछ रहा है। ये क्या है, विलेय का अणुभार। लिख लेना, MB बराबर विलेय का अणुभार, पाई बराबर परासरण दाब, D बराबर ताप, R बराबर विलयन का नियतांक। क्लियर है। चलो भाई आ जाओ, WM यहां से क्या निकाले, WB, ये पाई नीचे चला गया,
पाई नीचे गया, इंटू वी, ऊपर क्या है आर इंटू टी। चलो भाई जमा दो। डब्ल्यू बी कितना दे रखा है 5, 0.0821 सॉरी 821 इंटू टी कितना है 423 अपॉन पाई कितना दे रखा है पाई 5.07 और v कितना दे रखा है 0.1। फटाफट इसको सॉल्व करके कमेंट में आंसर जरूर दोगे, सॉल्व करके कैलकुलेट करके इसका कमेंट में आंसर जरूर दोगे ताकि मुझे लगे कि आप यहां तक पहुंच गए हो। तो दो टाइप के आपके न्यूमेरिकल्स थे इस लेक्चर से बिहाफ पर, मैंने दोनों लेक्चर करवा दिए, दोनों न्यूमेरिकल आपके करवा दिए हैं। तो इसको आप कंप्लीट करोगे, क्लियर है, सॉल्व करके आप इसका आंसर दे। अब कुछ परिभाषाएं मैं आपको बता देता हूं, मिटा दूं भाई। चलो भाई, अरे जनरल सी बात है यार, टी दे रखा है, विले का ग्राम, विले 5 ग्राम दे रखा है, विलियन 100 ml, 1000 का भाग लगा दिया, लीटर में बदल दिया, पाई बराबर 5.07 दे रखा है, एटीएम परासरण दाब, पूछा क्या है विले का अनुभार, विले का अनुभार कौन है एमबी का फॉर्मूला, नाम जमा दिया, बस बात खत्म। हाँ भाई, अब आ जाते हैं हम कुछ छोटी छोटी बातों की बात कर लेते हैं, आपके जो एनसीईआरटी में लिखी हुई हैं उनकी अपन बात कर लेते हैं, क्लियर है, ताकि आपको चीज़ें कंफ्यूज ना करें, ठीक है। हाँ भाई, छोटी छोटी बातें हैं उनको बताना आपको ज़रूरी है। जैसे मान के चलो, ये एक छोटी छोटी परिभाषा पूछ लेता है आपसे। एक होता है, हिंदी में बताओ भाई, जैसे एक होता है अति परासरी विलयन, हाइपरटोनिक, एक होता है अति परासरी विलयन। अति परासरी मतलब अति यानी अधिक, कि भाई 2 विलयन है मान लो पाई 1 और पाई 2, तो जिसका मान, जिसके परासरण का मान क्या होगा ज्यादा होगा, वो क्या होगा अति परासरी विलयन। तो पाई 1 क्या है अति परासरी विलयन, कि 2 विलयनों में से वह विलयन जिसके परासरण दाब का मान क्या होता है अधिक होता है, अति परासरी विलयन कहलाता है। दूसरा होता है आपका अल्प परासरी, दूसरा नाम क्या है अल्प परासरी विलयन। दूसरा है आपका अल्प परासरी। अल्प परासरी मतलब जिसका पाई का मान क्या है कम, मतलब वह 2 विलयनों में से जिस विलयन का परासरण का दाब क्या होगा, मान क्या होगा कम होगा, अल्प परासरी विलयन कहलाता है। तो यहां पे अल्प परासरी कौन है पाई 1, यहां अल्प परासरी कौन है पाई 1। एक होता है समपरासरी विलयन मतलब पाई 1 बराबर पाई 2, दोनों विलयनों के परासरण दाब का मान क्या है बराबर, दोनों विलयनों के परासरण दाब का मान क्या है बराबर। अब यार देखो, यहां मान लो मैं पाई 1 बराबर m1 r इंटू टी करूं और पाई 2 बराबर m2 r इंटू टी करूं, r से r t से t खत्म, बचा क्या m1 बराबर m2। तो अगर 2 विलयन जो परासरण दाब क्या है बराबर है, तो उनकी मोलरता भी क्या होगी बराबर, उनकी सांद्रता भी क्या होगी बराबर। जनरल सी बात है, कॉमन सेंस सी बात है, ठीक है। अणुसंघ गुणधर्म कैसे है? अणुसंघ गुणधर्म मैंने आपको बताया, अणुसंघ गुणधर्म मतलब विलय के कणों की संख्या पर विलयन के गुणधर्म क्या कर रहे हैं, डिपेंड कर रहे हैं, निर्भर कर रहे हैं। क्योंकि आपको पता है जैसे जैसे आप विलय मिलाते जाओगे वाष्प दाब में कमी आएगी, और जितनी वाष्प दाब में कमी आएगी परासरण दाब उतना ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। इसलिए ये एक क्या है अणुसंघ गुणधर्म है। अब हम एक नई चीज की शुरुआत करते हैं, एक नया टॉपिक है, इसके अंदर नई बात है जो आपके एनसीईआरटी में दे रखा है। वैसे बोर्ड से ज्यादा पूछा नहीं गया है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं, जिसको बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, प्रतिलोम परासरण दाब, प्रतिलोम परासरण दाब। अब बात को समझना बात, अब की बार अपन ने क्या किया, 2 कंटेनर लिए, बीच में लगा दी झिल्ली। अब की बार मैं इस टाइप से बना रहा हूं कुछ, ठीक है, बीच में क्या लगा दी झिल्ली, ठीक है, और इसको हमने थोड़ा सा खोल दिया कंटेनर को, और यहां से अपन लगा रहे हैं PATM मतलब वायुमंडल, यहां से वायुमंडल दाब लग रहा है, बात को समझते रहना, ठीक है। और अब की बार यहां हम एक और थोड़ा खोलेंगे और यहां पिस्टन लगा देंगे। क्या लगा देंगे? पिस्टन मतलब अपन दबा देना, गैस हवा भरते हैं, पिस्टन हवा भरते हैं ना, वो पिस्टन लगा दिया, क्लियर है। अब हमने यहां भर दिया ग्लूकोज विलयन, ऐसा समझ लो समुद्री जल, ठीक है,
भाई सब कुछ है समुद्र जल में, जाने क्या क्या मिले हुए हैं, और यहां मैंने रख लिया जल, जनरल सी बात है। अब आपको पता है परासरण मतलब कि जल यहां जाएगा, जनरल सी बात, इसको बराबर करना है। ये क्या है, अर्ध पारगम्य झिल्ली, अर्ध पारगम्य झिल्ली। अब आपको पता है ये यहां से यहां जाएगा, जनरल सी बात है, क्योंकि इन दोनों को क्या करना है, लेवल बराबर करना है। ये गाढ़ा है, ये पतला है, तो दोनों एक जैसा होना चाहते हैं, किसके द्वारा, अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा। ठीक है, अब ये जा रहा है, अब चला गया, जाता गया, जाता गया, जाता गया, जाता गया। सही है, बात को समझना। अब ये क्या हो रहा है, जाता जा रहा है। क्लियर है। ऐसा करते हैं, आपकी बार अपन ऐसा करते हैं, ये पिस्टन को यहां लगाते हैं, ये लगाते हैं PATM, वायुमंडल, ये जल है आपका, और इसको पिस्टन को मैं यहां लगाता हूं, पिस्टन को ऐसे, ये पिस्टन को इधर की तरफ लगाते हैं, पिस्टन, ताकि आपके अच्छे से समझ में और भी आ जाएगा। ठीक है, अब क्या हुआ, अब क्या हुआ भाई, ये जल यहां ट्रांसफर होते जा रहा है, जल क्या हो रहा है, यहां पे ट्रांसफर होते जा रहा है, और यहां क्या है, केवल शुद्ध जल है, यहां क्या है, केवल शुद्ध जल है। ठीक है, यहां जल है और इधर है। अब देखो जल जाते जा रहा है, जाते जा रहा है, जाते जा रहा है, मतलब जल इस समुद्री जल में मिलते जा रहा है, मतलब यहां की सांद्रता क्या होते जा रही है, बराबर होते जा रही है। अब बात को समझना, मान लो मैं यहां से एक्स्ट्रा दाब लगाऊं, एक तो आपका PATM प्लस, बात को समझना, क्या लगाऊं, एक्स्ट्रा दाब लगाऊं, एक तो आपका कौन सा, पाई जो लगा रहा है भाई, ये वाला विलियन, यहां जैसे जल यहां जाएगा, ये जल यहां जाएगा, तो ये विलियन थोड़ा दाब लगाएगा साम्यावस्था पे आने पर, भाई ये वाला विलियन ये जल के लिए क्या लगाएगा, दाब लगाएगा, क्योंकि दोनों लेवल बराबर होने के बाद ऐसा थोड़ी है ये जल पूरा भर जाएगा इसके अंदर। अब मैंने क्या किया, इधर बाहर से ऊपर से दाब लगाया। अब बताओ, जैसे मैं यहां ऊपर से दाब लगाऊंगा तो यहां का जल वापिस यहां जाएगा कि नहीं जाएगा, भाई ये वाला जल यहां जो भरा हुआ है ना, ये दाब लगाया, विलय के कण तो जा नहीं सकते, तो केवल जल वापस इसमें चला जाएगा। बताओ, इसमें समुद्री जल था, अब शुद्ध जल यहां चला गया, अब शुद्ध जल यहां चला गया, बोलो गया कि नहीं गया। इसलिए समुद्री जल को साफ करने के लिए प्रतिलोम परासरण, अरे भाई RO नाम सुना है ना, RO, रिवर्स ऑस्मोसिस, बैटरी लगाते हैं RO के अंदर। बैटरी क्यों लगाते हैं, इसीलिए लगाते हैं कि गंदा पानी आता है और उस गंदे पानी में से जल को प्रेशर के द्वारा, शुद्ध जल को प्रेशर के द्वारा बाहर निकाला जाता है। फिर से मैं एक बार बता देता हूं, यहां जल भरा हुआ है, यहां विलयन भरा हुआ है, ये शुद्ध जल है, ये समुद्री जल है, ये जल यहां जाने लग गया, जाने लग गया, जाने लग गया, दोनों का लेवल बराबर हो गया, साम्यावस्था। ठीक है, लेकिन एक टाइम पे जाकर के ये जल यहां जाना बंद हो जाएगा। जैसे ही बंद हो जाएगा, हमने बोल दिया परासरण दाब। बट मैं अब यहां से और दाब, एक्स्ट्रा परासरण दाब के अलावा और एक्स्ट्रा दाब लगाता हूं यांत्रिक विधि द्वारा, कोई पिस्टन लगा करके, तो ये जल वापस यहां लाया जा सकता है। मतलब यहां की गंदगी यहीं रह जाएगी, शुद्ध जल यहां आ जाएगा, और शुद्ध जल को क्या कर लिया जाएगा, अलग कर लिया जाएगा, जिसे हमने क्या नाम दिया, प्रतिलोम परासरण। अगर आप इसे लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो, मैं आपको परिभाषा लिखवा देता हूं, आप लिख लीजिए। यदि विलयन पर परासरण दाब से अधिक दाब लगा दिया जाता है तो, यदि विलयन पर परासरण दाब से अधिक दाब लगा दिया जाता है तो, मैंने कहा यदि विलयन पर परासरण दाब से अधिक दाब लगा दिया जाता है तो परासरण की दिशा बदल जाती है, तो परासरण की दिशा बदल जाती है। अर्थात शुद्ध विलायक अब अर्धपारगम्य झिल्ली से, शुद्ध विलायक अब अर्धपारगम्य झिल्ली से, शुद्ध विलायक अब अर्धपारगम्य झिल्ली से, अर्धपारगम्य झिल्ली से विलयन में नहीं जा पाता, विलयन में नहीं जा पाता, विलयन में नहीं जा पाता। उदाहरण के लिए समुद्री जल पर, उदाहरण के लिए समुद्री जल पर अगर
परासरण दाब से अधिक दाब लगाया जाता है तो, उदाहरण के लिए समुद्री जल पर परासरण दाब से अधिक दाब लगाया जाता है तो समुद्री जल से शुद्ध पानी को, समुद्री जल से शुद्ध पानी को अलग किया जाता है, अलग किया जा सकता है, जिसे हम विलवणीकरण कहते हैं, जिसे हम विलवणीकरण, जिसे हम विलवणीकरण कहते हैं, जिसे हम विलवणीकरण कहते हैं। और इस पूरी प्रक्रिया को प्रतिलोम परासरण दाब कहते हैं, और इस पूरी प्रक्रिया को प्रतिलोम परासरण दाब कहते हैं। ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है। तो ये बात थी आपकी बहुत अच्छी। कुछ एक बात और है वो भी देख लो, अब बता देते हैं। चलो अब इतना आ गया अपने पास। देखो एक विलयन होता है 0.9 m/v मोलरता, 0.9 m/v, मास बाय वी, सॉरी द्रव्यमान अपॉन आयतन, मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, आयतन प्रतिशत 0.9। इस विलयन में, ये विलयन है, अगर हम आरबीसी को रखते हैं, इस विलयन में अगर हम किसको रखते हैं, आरबीसी को, तो आरबीसी इस विलयन में अगर आरबीसी मतलब समझते हो लाल रक्त कणिका है, इसमें रखते हैं तो आरबीसी सही रहती है, मतलब ना तो पिचकती न फूलती, न पिचकती न फूलती। अगर मान लो इस विलयन से सांद्रता अधिक हो जाए, अगर मान लो इस विलयन से सांद्रता क्या हो जाए, अधिक हो जाए, अगर इस विलयन से इसकी जो सांद्रता है ना 0.10 हो जाए, अधिक हो जाए, जैसे ही सांद्रता अधिक हो जाए तो आरबीसी पिचक जाएगी, आरबीसी पिचक जाएगी, इस बात का ध्यान रखना। और अगर सांद्रता इससे कम हो जाए तो आरबीसी क्या हो जाएगी, फूल जाएगी। तो आरबीसी क्या हो जाएगी, फूल जाएगी। तो आरबीसी क्या हो जाएगी, फूल जाएगी। मैं अब समझा देता हूं एग्जांपल से, जनरल से बात समझना। एक कंटेनर पत्र लिया, आरबीसी डाली और यहां जल ज्यादा है, यहां क्या है, जल ज्यादा है, सही है, और अंदर क्या है, गाढ़ापन। अब बताओ जल अंदर घुस जाएगा ना यार, अंदर आरबीसी के अंदर क्या है, ज्यादा, यहां क्या है, पतला, मतलब पानी की सांद्रता क्या है, ज्यादा, और पानी की सांद्रता क्या है, ज्यादा, पानी की सांद्रता क्या है, सॉरी पानी की सांद्रता कम है, सॉरी पानी की सांद्रता क्या है, कम, और यहां की सांद्रता क्या है, ज्यादा। तो पानी कम से घुस जाएगा, मतलब आरबीसी में पानी क्या हो जाएगा, घुस जाएगा, और आरबीसी क्या हो जाएगी, फूल जाएगी। अरे यार ऐसा समझो, आरबीसी के अंदर है ना, आरबीसी के अंदर गाढ़ापन है, बाहर पतला है, तो पतला गाढ़े में घुस जाएगा, आरबीसी फूल जाएगी। और मान लो बाहर क्या है, गाढ़ा है, बाहर क्या है, गाढ़ा है, बाहर क्या है, मैं क्या बोल गया भाई, उल्टा बोल गया, सॉरी उल्टा बोल गया अपन भाई। यहाँ पे हमने आरबीसी रखी और यहाँ पानी क्या है, यहाँ विलयन क्या है, गाढ़ा, यहाँ विलयन क्या है, गाढ़ा। अब आरबीसी के अंदर बाहर विलयन गाढ़ा है, सांद्रता ज़्यादा, बाहर की सांद्रता क्या है, ज़्यादा, तो पानी क्या होगा, बाहर आ जाएगा, आरबीसी का पानी का आ जाएगा बाहर, तो आरबीसी पिचक गई, आरबीसी क्या हो गई, पिचक गई, ऐसे ध्यान रखना, ठीक है। और मान लो यहाँ पतलापन है, यहाँ क्या है, कंसंट्रेशन, सांद्रता क्या है, कम, यहाँ सांद्रता क्या है, कम, और यहाँ सांद्रता क्या है, ज़्यादा, तो अंदर चला जाएगा पानी, कहाँ चला जाएगा, अंदर चला जाएगा। बात को समझना भाई, बाहर पतलापन है, कुल मिला के बाहर पतलापन है, अंदर ज़्यादा है, अंदर की सांद्रता ज़्यादा है, बाहर की सांद्रता कम है, तो पानी अंदर चला जाएगा और आरबीसी क्या हो जाएगी, फूल जाएगी, आरबीसी क्या हो जाएगी, फूल जाएगी। जनरल सी बात, क्लियर है। अब इन सारी बातों को मैं नोट्स के अंदर आपको लिख दूंगा, टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लेना और अच्छे से पढ़ लेना। मैं भी थोड़ा सा बहुत लंबा लेक्चर चला गया, तो आप भी शायद हो सकता है बोर हो गए होंगे। थैंक यू सो मच, ये हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच, जय हिंद।